हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 21 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लौह युग आयरन एज की एक दुर्लभ सिस्ट बरियल साइट किस जिले से मिली है? तो उन्हें ये विशाखापट्टनम से मिली है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एएसआई की टीम को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में खुदाई के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व पुरानी एक सिस्ट बरियल साइट मिली है जो महापाषाण काल की रहन सहन को दर्शाती है। इस पुरातात्विक खोज से यह साबित होता है कि तटीय आंध्र प्रदेश का यह इलाका औद्योगिक इतिहास काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में मानव बस्तियों और उनकी सांस्कृतिक अनुष्ठानों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। वैज्ञानिकों और पुरातत्विकों के अनुसार इन कब्रों की बनावट और उनके अंदर मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग से दक्षिण भारत में लोहा युग की शुरुआत के समय को लेकर एक नए तथ्य सामने आ सकते हैं। चलिए हम स्टेटिक समझते हैं। देखिए, सिस्ट बरियल क्या है? यह मेगालिथ पीरियड की एक समाधि प्रणाली है जिसमें शव या अवशेषों को जमीन के अंदर रखकर चारों तरफ से पत्थर के चौकोर शिलाओं यानी स्लैब से घेर कर एक बक्से जैसा ढांचा बनाया जाता था। मेगालिथ एज क्या है? देखिए, दक्षिण भारत में लोह युग आयरन एज को ही मुख्य रूप से महापाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में लोग मृतकों की कब्रों पर बड़े बड़े पत्थरों के घेरे या स्मारक बनाते थे। मृदभान परंपरा इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता काले और लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री है, जो खुदाई में इन कब्रों के अंदर से कटी हुई अवस्था में मिलते हैं। एएसआई की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ब्रिटिश काल में साल 1861 में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इससे पहले डायरेक्टर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता था। मंत्रालय, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो वर्तमान में एएसआई भारत सरकार की केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ कल्चर के तहत एक संलग्न कार्यदल के रूप में काम करता है और स्मारकों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीण इलाकों में तुरंत लोन मंजूर करने के लिए लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो नए प्लेटफॉर्म का नाम है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल आपका सही होगा, यूएलआई करेक्ट है। आरबीआई ने छोटे बिजनेस और किसानों को बिना किसी लंबी कागजी कार्रवाई के तुरंत लोन देने के लिए यूएलआई का पूरे देश भर में रोल आउट कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म सैटेलाइट डेटा और राज्यों के डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को आपस में जोड़ता है, जिससे लोन मिलने का समय हफ्तों से घटकर कुछ मिनट रह जाएगा। आरबीआई के अनुसार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में क्रेडिट गैप यानी लोन की कमी को खत्म करना और छोटे किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाना है। स्टेटिक्स देखते हैं। स्थापना और कानून, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, अब आरबीआई से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन, इसकी स्थापना रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है, की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नेशनलाइजेशन, शुरुआत में यह एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण इसके पूरी तरह भारत सरकार के अधीन लाया गया। मुख्यालय और इतिहास, शुरुआत में इसका केंद्रीय कार्यकाल कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। प्रथम गवर्नर, इसके पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जबकि पहले भारतीय मूल गवर्नर सी डी देशमुख बने थे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, देखिए यूएलआई भारत की डीपीआई का हिस्सा है। जैसे पैसों के लिए यूपीआई, पहचान के लिए आधार और डिजिटल दस्तावेजों के लिए डिजी लॉकर है, वैसे ही अब क्रेडिट यानी लोन के लिए यूएलआई काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार है? क्योंकि यह अभी बहुत ही करंट में रहा है, ठीक है। तो कौन सा संपत्ति का अधिकार है? अनुच्छेद 300 ए जो है वो संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाईकोर्ट ने जमीन के मुआवजे से जुड़े एक केस में साफ कहा है कि भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है,
लेकिन सरकार किसी भी नागरिक की जमीन बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के नहीं छीन सकती है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में दोहराया कि लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट में किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करने से पहले उसे उचित और बाजार दर पर मुआवजा देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। यह मामला तब चर्चा में आया जब बुनियादी ढांचा परियोजना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास के दौरान कुछ नागरिकों की जमीन का अग्रहण बिना औपचारिक नोटिस जारी किया दिया गया था। समझते हैं मूल संविधान में क्या स्थिति है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था यानी फंडामेंटल राइट था। अनुच्छेद और भाग मूल रूप से इसे संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 क्लॉज ए क्लॉज एफ यानी संपत्ति खरीदने और बेचने की आजादी और अनुच्छेद 31 यानी जमीन छीनने के खिलाफ सुरक्षा में रखा गया था। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ जो कि 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से पूरी तरह से हटा दिया है। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो वर्तमान में यह संविधान के भाग 12 पार्ट 12 के तहत अनुच्छेद 300 ए में एक सामान्य कानूनी या संवैधानिक अधिकार लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सुप्रीम कोर्ट का रुख अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले जैसे विद्या देवी केस में साफ किया है कि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार भी है जो राज्य बिना कानून के किसी को इसे बेदखल नहीं कर सकता है। रीट क्षेत्राधिकार के अंतर चूंकि यह मौलिक अधिकार नहीं है इसलिए इसके हनन पर नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि उसे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राकृतिक आपदा के कारण चर्चा में रही भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के किस जिले में होता है, तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अचानक तेज बादल फटने और बारिश की वजह से भारी बारिश की वजह से भागीरथी नदी घाटी में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई हैं। इस प्राकृतिक आपदा के चलते नदी के जल स्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के चार धाम यात्रा के मार्गों पर भूखलन के मामले को हटाने और फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। समझते हैं इसको। उद्गम कहाँ है और इसका ग्लेशियर, भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित गोमुख नाम की जगह से निकलती है। देवप्रयाग संगम, यह नदी पहाड़ों से बहती हुई जब देवप्रयाग पहुंचती है तो वहां इसका संगम अलकनंदा नदी से होता है और इसी संगम के बाद यह संयुक्त नाम धारा का नाम गंगा पड़ता है। टेहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध, टेहरी बांध जो है उत्तराखंड की इसी भागीरथी नदी और उसकी सहायक भील गंगा नदी के संगम पर बनाया गया है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ है, जो आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट्स में आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है ना। गंगा की दूसरी मुख्य धारा जो है अलकनंदा नदी चमोली जिले के सतोपन ग्लेशियर से निकलती है। पंचप्रयाग की व्यवस्था देखिए, उत्तराखंड में नदी के 5 पवित्र संगम का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, इसके बाद नंद प्रयाग, इसके बाद कर्ण प्रयाग, इसके बाद रुद्र प्रयाग और इसके बाद देव प्रयाग, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। अलकनंदा के किनारे शहर जो आपको याद रखना है, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल जैसे बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ धाम जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उनके द्वारा की गई ये पीएम प्रणाम योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है केमिकल खाद्यों का इस्तेमाल घटाकर जैविक खेती को बढ़ावा देना, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूजेस। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सरकार ने खेतों में यूरिया और बाकी केमिकल खादों का इस्तेमाल कम करने और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना के बजट को और विस्तार कर दिया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इस योजना की प्रगति रिपोर्ट जारी करते हुए कुछ राज्यों में वैकल्पिक खादों जैसे नैनो यूरिया और कंपोस्ट की बिक्री में भारी उछाल दर्ज की है। इस योजना के तहत उन राज्यों को विशेष प्राथमिकता और वित्तीय मदद दी जा रही है जो अपने कुल कृषि के लिए बड़े हिस्से में पूरी तरह से केमिकल मुक्त बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। योजना का पूरा नाम क्या है, तो पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्ब्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसी की जो घोषणा है पहली बार केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। सब्सिडी बचत मॉडल, इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को कोई
अलग से बजट नहीं देती। राज्य सरकार केमिकल खाद का उपयोग जितने कम करेगी, उसकी जो बची हुई सरकारी सब्सिडी का जो 50% हिस्सा रहेगा, उसको राज्यों के इनाम के रूप में दिया जाता है। पहला पूर्ण जैविक राज्य साल 2016 में सिक्किम भारत और दुनिया का सबसे पहला 100% ऑर्गेनिक पूरी तरह जैविक खेती करने वाला राज्य बना था। यूरिया गोल्ड मिट्टी से सल्फर की कमी को दूर करने और यूरिया की खपत कम करने के लिए सरकार ने सल्फर कोडेड यूरिया लॉन्च किया है, जिसे यूरिया गोल्ड कहा जाता है। एनपीके का आदर्श अनुपात भारतीय खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का आदर्श रासायनिक अनुपात 4:2:1 माना जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड मिट्टी के पोषण तत्व की जांच करने के लिए सरकार ने 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों के मनमाने किराए यानी सर चार्जिंग को रेगुलेट करने के लिए किस कानून का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने केब एग्रीगेटर जैसे ओला और उबर की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत बारिश या पिक आवर्स के दौरान कंपनियां बेस फेयर से 1.5 गुना से ज्यादा सर्ट प्राइस नहीं वसूल कर सकेगी। कई महानगरों में उपभोक्ताओं की लगातार आ रही शिकायत के बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया है, कि जिसमें यात्रियों ने पिक टाइम पर 3 से 4 गुना तक किराया वसूले जाने का दावा किया था। नए नियमों के उल्लंघन पर राज्य सरकार ने पास इस कंपनियों का कमर्शियल लाइसेंस और ऐप संचालन का अधिकार सस्पेंड करने की पूरी कानूनी पावर दी गई है। मूल कानून देखिए, देश में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक नियमों को संभालने वाला मूल कानून मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 है, जिसने 1939 के पुराने कानून को बदला था। 2019 का बड़ा संशोधन, सरकार ने 2019 में इस कानून में बहुत बड़ा बदलाव किया था, जिसके तहत पहली बार ओला उबर जैसी कंपनियों को डिजिटल कुरियर या एग्रीगेटर के रूप में कानूनी मान्यता दी गई थी। सख्त जुर्माने का प्रावधान, 2019 के संशोधन के बाद ही बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्माना की राशि 10 गुना तक बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, इन कानून के तहत देशों में सड़क सुरक्षा और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाने का प्रावधान भी किया गया था। संविधान की अनुसूची, मोटर गाड़ियों और ट्रैफिक नियम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट एंट्री 35 में आते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। सर्च प्राइसिंग लिमिट क्या है? केंद्र की 2020 की गाइडलाइंस के अनुसार केवल किराए बढ़ाने की ही नहीं, बल्कि मांग कम होने पर किराए बेस प्राइस को 50% कम करने की सुविधा भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का स्थानिक और दुर्लभ जीव लायन टेल्ड मकांग जैसे बोलते हैं, सिंह पूंछ बंदर, मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क के आसपास नई बुनियादी ढांचा परियोजना, सड़क और बिजली लाइन के कारण लायन टेल मकान के प्राकृतिक आवास विखंडित यानी टूट रहे हैं। पर्यावरणवादियों की एक टीम ने चेतावनी दी है कि जंगलों के बीच से निकलने वाले रास्तों की वजह से ये बंदर भोजन की तलाश में इंसानी बस्तियों और हाईवे पर आ रहे हैं, जिसकी उनकी गाड़ियों से टकराकर मौत होने का खतरा बढ़ गया है। वन विभाग ने अब इन संवेदनशील इलाकों में गाड़ियों की गति सीमा, स्पीड लिमिट तय करने और जंगलों के ऊपर कैनोपी ब्रिज, पेड़ों के बीच रासायनिकों के पुल बनाने का फैसला किया, ताकि ये जीव आसानी से आ जा सकेंगे। शारीरिक विशेषता की बात करते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर में है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉयन टैंड मकांग के चेहरे के चारों तरफ गहरे सिल्वर सफेद रंग की बालू का एक बड़ा घेरा यानी मेन होता है, और इसकी पूंछ के अंत में शेर जैसा गुच्छा होता है। स्थानिकता, एंडेमिक, यह जीव पूरी दुनिया में केवल भारत के पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के सदाबहार वर्ष एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में ही प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मुख्य राज्य, मुख्य रूप से 3 दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पर्वतीय जंगलों तक ही सीमित है। संरक्षण स्थिति, आईयूसीएन यह बहुत ही संकटग्रस्त जीव है, इसलिए आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे एंजेंडर यानी लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। भारतीय कानून, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे सबसे उत्तम कानून सुरक्षा प्राप्त है। साइलेंट वैली की स्थिति, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है, जो कि यूनेस्को के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य कोर हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक स्तर पर आंध्र भूमियों, जैसे हम इंग्लिश में वेटलैंड्स बोलते हैं, कि संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रामसार कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था? तो रामसार जो कन्वेंशन है वो 1971 में अपनाया गया था। ऑप्शन ई यहाँ करेक्ट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शहरों में लगातार आ रही बाढ़ पर चिंता जताते हुए कहा कि अवैध कब्जों के कारण शहरी तालाब और दलदली जमीनें तेजी से खत्म हो रही हैं। कोर्ट ने इसरो को सभी शहरों के वाटर
बॉडीज और वेटलैंड्स की सैटेलाइट मैपिंग करने और उनकी स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का सख्त कानूनी आदेश दिया है। जजों की बेंच ने टिप्पणी की है कि यदि कर्किट के जंगलों को बनाने के चक्कर में प्राकृतिक संपदा यानी दलदली जमीनों को पानी सूखती है तो नष्ट कर दिया गया तो मानसून के दौरान शहरों को बाढ़ से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, रामसार समझौता दुनिया भर के दलदली, नम और जल जमाव वाले इलाकों को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसार शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का दस्तावेज किए गए थे, है ना? दस्तखत किए गए थे, नॉट दस्तावेज। यहाँ पर विश्व आंतभूमि दिवस, चूंकि यहाँ ऐतिहासिक समझौता 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए हर साल पूरी दुनिया में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत और रामसार, भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे और तब से देश के कई महत्वपूर्ण जल निकायों को रामसार साइट घोषित किया जा चुका है। पहली भारतीय साइट 1981 में ओडिशा की चिलिका झील और राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत की पहली रामसार साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है, यह रामसार लिस्ट के तहत एक रजिस्टर है जिसमें उन साइट्स को रखा जाता है जो प्रदूषण या इंसानी दखल से गंभीर खतरे में है। भारत की 2 साइट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील मणिपुर इसमें शामिल है। भारत में रिकॉर्ड, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है। सबसे छोटा स्थल जो है हिमाचल प्रदेश के रेणुका आंध्र भूमि है और सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के एडवांस रोबोटिक्स और डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस क्षेत्र के देशों के साथ लॉन्च पैड फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो ये वेस्ट एशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घरेलू डीप टेक स्टार्टअप जैसे एआई, रोबोटिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम करने वाली कंपनियों को वैश्विक बाजार दिलाने के लिए विश्व, पश्चिम एशिया और यूरोपियों के साथ डीप टेक लॉन्च पैड शुरू किया है। इस फ्रेमवर्क के तहत भारतीय स्टार्टअप्स को यूरोपीय यूनिवर्सिटीज के आधुनिक लैब्स में अपनी तकनीक का टेस्ट करने और खाड़ी देशों के बड़े संप्रभु धनकोष यानी सॉवरेन वेल्थ फंड्स के निवेश हासिल करने का सीधा मौका मिलेगा। सरकार का लक्ष्य अगले 2 वर्ष में कम से कम 100 भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है, ताकि भारत इस उभरती हुई तकनीक का ग्लोबल हब बन सके। डीप टेक की परिभाषा क्या है? तो डीप टेक टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जो किसी सामान्य ऐप या सर्विस की बजाय बहुत ही उन्नत वैज्ञानिक खोजों, इंजीनियरिंग रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना, देश में नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, जिसे वाणिज्यिक एवं औद्योगिक मंत्रालय संभालता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक रैंकिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी माहौल के मामले में भारत आज अमेरिका और चीन के बाद पूरी दुनिया के तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत को डीप टेक के आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 2023 से 2031 तक के लिए नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा मिशन पूरे देश के स्कूलों और कॉलेज में अटल टिकरिंग लैब्स और इंक्यूबेशन स्टेटस बनाकर स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ब्रिटिश भारत के दौरान पारित किया गया प्रसिद्ध पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये वर्ष 1900 के अंदर लागू किया था। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एक राष्ट्रीय इतिहास सम्मेलन में ब्रिटिश काल के पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट 1900 पर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे उस दौर में अंग्रेजी सरकार ने किसानों की जमीन को शहरी साहूकारों द्वारा हड़पे जाने से बचाने के लिए उन्हें सख्त कदम उठाया था। इतिहासकारों ने इस बात पर चर्चा की कि इस कानून ने पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को कैसे बदल दिया, और क्योंकि इसमें ग्रामीण इलाकों में कृषक और गैर कृषक जातियों के बीच एक स्थानीय कानून विभाजन खड़ा कर दिया गया था। आधुनिक कृषि संकट और किसानों की कर्जदारी की तुलना करने के लिए इतिहास की इस औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल एक्ट के आर्थिक प्रभावों का दोबारा मूल्यांकन किया जा रहा है। लॉर्ड कर्जन का समय, यह कानून भारत की सबसे विवादित वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान पास हुआ था। कर्जन जो है 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे। कानून का मुख्य उद्देश्य, इस एक्ट के जरिए पंजाब के किसानों की जमीन को गैर कृषक श्रेणी जैसे सूदगारों और व्यापारी को बेचने या ट्रांसफर करने पर कानूनी रोक लगा दी गई थी। विश्वविद्यालय कानून, लॉर्ड कर्जन ने ही शिक्षा व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बनाने के लिए साल 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया था। स्मारक संरक्षण, भारत की ऐतिहासिक इमारतों को बचाने के लिए कर्जन ने 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पास हुआ, जिससे भारतीय पुरातत्व विभाग को भी बहुत मजबूती मिली थी। बंगाल का विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा विरोध तब हुआ जब उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके विरोध में देश में ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा था। कर्जन किचनर विवाद, ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर के साथ सेना के अधिकारों को लेकर हुए गहरे विवाद के बाद लॉर्ड कर्जन ने साल 1905 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आज करंट अफेयर में रहे
हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसके बारे में हमने डिटेल से भी पढ़ा, काफ़ी पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए हैं, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स को भी कवर करता है और करंट अफेयर को भी कवर करता है। तो ऐसे ही हर रोज़ अपने करंट अफेयर के साथ स्टैटिस्टिक्स कवर करने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।